नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि आंदोलनकारी संसद भवन में घुस गए, वहां पर आगजनी कर दी, चीजों को जलाया, तोड़फोड़ कर दी, भारी हंगामा हुआ। लेकिन यह ऐसा भी पहली बार था कि इस आंदोलन का ना कोई बड़ा चेहरा था, ना कोई बड़ा नाम था, ना कोई बड़ा नेता था। यानी बिना किसी लीडर के ये आंदोलन को किया जा रहा था और इस आंदोलन को कर रहे थे जेन ज़ी, यानी कि वो युवा जो कि 18 से 28 साल के बीच हैं, जिनका जन्म 1997 से लेकर 2015 के बीच में हुआ है। तो यही खासियत है इन जेन ज़ी युवाओं, और यही नेपाल के कैसे आंदोलन को लीड कर रहे थे जिसने सरकार की नींव हिला दी। पहली बार ही हुआ ऐसा कि आंदोलनकारी संसद भवन में दाखिल हो गए, सेना तक बुलानी पड़ गई। तो आखिर इस आंदोलन को करने के पीछे वजह क्या थी? आखिर कैसे बिना किसी बड़े नाम, बड़े लीडर या किसी नेता के यह आंदोलन किया गया, और कैसे इसने सरकार की नींव हिला दी, कैसे सरकार को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया, और आखिर इस आंदोलन को करने वाले जेन ज़ी कौन होते हैं? क्यों इस आंदोलन को जो है जेन ज़ी नाम देने के बाद एक नया रूप देते हुए इतिहास नेपाल में जोड़ दिया गया है, इतिहास से आंदोलन बन गया है। चलिए इसी कार्यक्रम में हम आपको इस प्रदर्शन के बारे में और इन जेन ज़ी युवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। बात करेंगे सबसे पहले जेन ज़ी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जेन ज़ी वो युवा हैं जो कि 1997 से लेकर 2015 के बीच में पैदा हुए हैं। इनकी उम्र फिलहाल 18 से 28 साल के बीच है। इनकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन्हें डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है, यानी कि वो युवा पीढ़ी या वो पीढ़ी जो कि सोशल मीडिया को देखते हुए बड़ी हुई है। तकनीक से इनका खासा वास्ता है, तकनीक के अराउंड इनका जीवन घूमता है, तेज तर्रार है, जागरूक हैं, स्वतंत्र सोच वाले हैं और फैशन को पसंद करने वाले हैं, और सोशल मीडिया इनके जीवन का अभिन्न अंग है। तो ये आपने जेन ज़ी युवाओं की खासियत जान ली। तो आखिर क्यों इन जेन ज़ी युवाओं को प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा? अब अगर हम इस पीढ़ी की बात करें तो ये पीढ़ी जागरूक है, मगर ये पीढ़ी ऐसी भी है कि ये हर मुद्दे पर टांग नहीं अड़ाती। ये फैशन को पसंद करने वाली है, खरीदारी इसे करना पसंद है, इसे फोन चलाना पसंद है, सोशल मीडिया तो इसे बहुत पसंद है। तो आखिर ये सड़कों पर क्यों उतर गए? तो देखिए, सड़कों पर ये उतरे भी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लग गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आंदोलन जो कि बाद में इतना बड़ा हो गया, जिसमें कि 40 से 50 हजार आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी शामिल हुए। इस प्रदर्शन में जहां 19 जवान बच्चों की मौत हुई है, तो वहीं 300 से ज्यादा घायल हैं। यह प्रदर्शन में इसलिए उतरे क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल की सरकार ने हाल ही में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था, और इस रजिस्ट्रेशन के तहत उन्हें करना क्या था? उन्हें अपना लोकल ऑफिस उस एरिया में खोलना था, उन्हें एक ऑफिसर तैनात करना था जो कि वहां पर कभी फॉल्स कंटेंट या फिर कोई भ्रामक जानकारी या फिर अगर कोई नोटिस आए तो उसका जवाब दे सके। इसके अलावा इन्हें सरकार को यूजर डेटा भी शेयर करना था। अब ये कंपनियों को खर्चीला क्यों लगा? कि पहली बात, नेपाल जैसा जो छोटा देश है वहां पर यूजर डेटाबेस काफी कम है, तो इससे उनका खर्चा बढ़ता ऑफिस बनाने में, ऑफिसर अपॉइंट करने में। और ये जो डेटा शेयर करने की बात हुई, ये उन कंपनियों को खटक गई कि ये तो प्राइवेसी का हनन है। जिसके बाद नेपाल की सरकार ने जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनकी संख्या 26 बताई गई है, उन पर बैन लगा दिया। अब सोशल मीडिया जो कि जेन ज़ी के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वो अगर बैन हो जाएगा तो उन्हें दिक्कत होगी। यूट्यूब से आजकल डू इट योरसेल्फ यानी कि DIY और काफी सारे चीजें, नई तकनीकें, नया फैशन ये जेन ज़ी युवा सीखते हैं। तो जब ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बैन लग जाएगा तो प्रदर्शन तो होगा ही, भड़केंगे तो है ही। तो अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये प्रदर्शन अचानक हो गया या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? तो ये भी मैं अब आपको बता रहा हूं। तो देखिए, पहली बात, इस प्रदर्शन का ना कोई बड़ा नेता था, ना कोई बड़ा चेहरा था, ना ही कोई नामी गामी पर्सनैलिटी इसमें जुड़ी। इसमें जो जुड़े थे वो थे युवा जो कि अपने हक के लिए खड़े थे। सोशल मीडिया और समेत सरकारी करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग खड़े थे। सिर्फ सोशल मीडिया ही इनका मुद्दा नहीं था, बल्कि ये तो करप्शन के खिलाफ भी थे।
तो जानकारी यह है कि इन्होंने पहले काठमांडू प्रशासन से अनुमति ली थी प्रदर्शन की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, लेकिन बाद में प्रदर्शन उग्र हो गया। शुरुआत में 15 से 20 हजार ही बच्चे इसमें शामिल है, जो कि स्कूल के कपड़े तक पहन के आए थे और कुछ अलग अलग उम्र के थे, 28 की उम्र तक के शामिल हुए, या फिर वो दूसरी बात है कि 18 से उम्र के नीचे वाले भी हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा के भी, यानी कि 30 या 35 के भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे इसमें 18 से 28 की उम्र के थे, जेंसी थे। तो ये लोग प्रदर्शन करते हैं, 15 से 20 हजार की संख्या होती है और धीरे धीरे इनकी संख्या संसद भवन तक बढ़ते बढ़ते 40 से 50 हजार हो जाती है। ये पहली बार ऐसा करते हैं कि संसद भवन में दाखिल होने लगते हैं। जब पहली बार आंदोलनकारी संसद भवन में दाखिल होंगे तो सरकार की नींद तो हिलना लाजमी है, उनकी नींद उड़ना लाजमी है और पुलिस प्रशासन का कार्रवाई करना भी लाजमी है। तो जब ये लोग संसद भवन की ओर कूच करने लगे तो पुलिस प्रशासन की जो है कुर्सी हिल गई, सरकार की कुर्सी हिलने का खतरा बन गया। तो इन्होंने क्या करा, पुलिस ने इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, ऐसा जानकारी मिली है, जिसमें कि कई बच्चे घायल हो गए और इसी जो है सिलसिले में 19 बच्चों की मौत भी हो गई। उसके बाद सेना तक बुलानी पड़ गई, इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई, लेकिन ये भी जस के तस बने रहे। इन्होंने आगजनी की है, जैसा जानकारी मिली है, इन्होंने तोड़फोड़ की है और इसी वजह से भारी हंगामा हुआ। लेकिन इसी बीच जो नेपाल के प्रधानमंत्री यानी कि केपी शर्मा ओली थे, वो तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बैन लगा रहेगा, तो प्रदर्शन और उग्र हो जाता है। यहां तक कि एक बहुत ही दुखद तस्वीर देखने को मिली, भयावह तस्वीर देखने को मिली कि जब ये किसी घायल युवक को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे तो तभी पुलिस ने ऊपर से इन्हें टारगेट किया और गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर मृतकों से भरे हुए हैं, पहचान उनकी की जा रही है। अस्पतालों में भी घायलों के इलाज के लिए लगातार डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है, तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जो है नेपाल के जो सूचना संचारण मंत्री हैं यानी कि पृथ्वी गुरुङ, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर बैन हटा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन भी खबर आई थी कि गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है नेपाल के। काफी उग्र प्रदर्शन रहा और ये सोचने वाली बात है कि वो जेंसी युवा जो कि आमतौर पर जागरूक तो है, लेकिन वो इन प्रदर्शनों में ज्यादा हिस्सा नहीं लेता, इनसे बड़ी उम्र के लोग लेते हैं हिस्सा, खासकर राजनीतिक प्रदर्शनों में। लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि जेंसी की ताकत क्या है, एकता की ताकत क्या है और जेंसी की विशेषता यानी कि वो तेज तर्रार है, उन्हें टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, उन्हें नई जानकारी अच्छी लगती है, उन्हें शॉर्ट फॉर्म अच्छी लगती है, शॉर्ट कंटेंट अच्छा लगता है। और जब उन्हें उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म ही बैन हो जाए तो फिर क्या होगा वो आपने देख लिया। ऐसा प्रदर्शन हुआ। फिलहाल काठमांडू में अभी भी अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लगातार जायजे स्थिति के लिए जा रही है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, जेंसी युवाओं पर, हमें जरूर बताएं।